हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा चैनल पे। और आज हम लोग 9th के केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं और उसे सीखने के लिए जा रहे हैं। चलिए आज हम लोग चैप्टर फर्स्ट से सीखेंगे और इसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और अगर आप ये पार्ट मेरे प्यारे दोस्तों देख लेते हैं तो आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और कहीं से कोई डाउट नहीं बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो देखिए शुरू से अंत तक सारे पार्ट्स को। और आशा है आप लोगों ने फिजिक्स के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे देख लिए होंगे। और हमारा फिजिक्स चैप्टर खत्म हो चुका है। मैंने आप लोग को जितने भी पार्ट्स थे वो आप लोग को बता दिया हूँ, सिखा दिया हूँ। आज हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे हमारे पदार्थ के परिवेश, हमारे परिवेश के पदार्थ, यानी कि आज हम लोग चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ के बारे में जानेंगे। आज जिसमें कि हम लोग आज डिटेल में पदार्थ को जानेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में जानेंगे, जिसमें कि ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में, ये सारे के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम लोग सबसे पहले पदार्थ का बात करें, पदार्थ क्या होता है उसे हम कैसे समझ सकते हैं, जो कोई भी वस्तु पदार्थ है या नहीं है उसे कैसे समझते हैं। तो देखिए पदार्थ जो भी वस्तु हो, अगर वो स्थान घेरे रखे, उसमें द्रव्यमान हो और वो अगर यदि अवरोध उत्पन्न करे तो वो पदार्थ कहलाता है। अब तो द्रव्यमान तो आप लोग समझते ही होंगे, आयतन तो समझते ही होंगे, बट आप लोग को अवरोध में समस्या होता होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये बुक को हम उठाए हुए हैं तो इसमें हमें कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ रहा है और ये बुक भी कुछ ना कुछ बल लगा रही है। तो यही बुक जो है ये क्या कर रही है, अवरोध उत्पन्न कर रही है। तो इसे ही हम लोग अवरोध कहते हैं। तो चलिए पदार्थ का डिफिनेशन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। पदार्थ को इंग्लिश में मैटर कहते हैं। अब कहा गया है कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन हो, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे। अब मान लीजिए अगर इस बुक को ही हम लोग नीचे में रखेंगे तो ये कुछ ना कुछ स्थान घेरेगी और इसमें कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ तो आयतन होगा ना बाबू। तो वही कहा गया है पदार्थ के अंदर। और आप लोग जितने भी नज़र से देख रहे हैं वो सारे वस्तुएं पदार्थ ही होती है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान एवं आयतन और जो अवरोध उत्पन्न करे, अभी बताया ना आप लोग को, अवरोध उत्पन्न करे यानी कि किसी भी वस्तु को उठाने में जो बल लग रहा है तो वो भी बल, तो किताब भी तो बल लगा रहा है नीचे की ओर, तो वही अवरोध हुआ। अवरोध उत्पन्न करे पदार्थ कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में टेबल, ब्रेंच, किताब, पेन, कुर्सी इत्यादि आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। अब चलिए मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग समझते हैं द्रव्य, सबस्टेंस। अब देखिए द्रव्य क्या होता है मेरे प्यारे। तो द्रव्य भी एक पदार्थ का एक प्रकार का पदार्थ ही है। एक द्रव्य होता है ऐसे, एक द्रव होता है ये, इसका मतलब होता है लिक्विड। इसका मतलब क्या होता है, लिक्विड। लेकिन इस तरह के द्रव का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों पदार्थ ही होता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, तो पदार्थ ही है। ये एक प्रकार का क्या है, पदार्थ है। तो कैसा पदार्थ है वो समझ लीजिए। देखिए द्रव्य एक प्रकार का पदार्थ है जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया के सहायता से पदार्थ के अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जा सकता है। जिसे किसी भी भौतिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ को अन्य प्रकारों में विभक्त नहीं किया जाएगा वो हमारा द्रव्य कहलाएगा। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा पदार्थ और द्रव्य के बारे में। इसका एग्जाम्पल से क्या बात करें, जैसे चीनी ले लीजिए, चूना ले लीजिए इत्यादि और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। अब हम लोग पदार्थ के भौतिक गुण के बारे में समझेंगे। देखिए कोई भी पदार्थ है तो वो बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उसके कण जो होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, यानी कि बहुत छोटे होते हैं। हम लोग तत्व, यौगिक, परमाणु के भी बारे में पढ़ेंगे, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से जानेंगे, ठीक है। तो देखिए पदार्थ कणों का बना होता है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। पदार्थ के कण क्या होते हैं, तो वो अनवरत गतिशील रहते हैं, वो एक दूसरे के चलते रहते हैं ऐसे ऐसे। और पदार्थ के एक कण से दूसरे कण के बीच में स्थान भी होता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। और उसके बीच में आकर्षण बल भी होता है, वो सारे बताएंगे अभी हम आप लोग को। पदार्थ के कण अनवरत गतिशील रहते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। आशा यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम लोग समझने वाले अंतराण्विक आकर्षण बल। अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है, तो पदार्थ के कणों के मध्य स्थित बल अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाता है। मान लीजिए कोई पदार्थ, ठीक है, इस तरह से, और इसमें ये कण है, तो ये कण जो है तो इसके बीच जो ये बल लग रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, इस दोनों पदार्थ कण के बीच में जो बल लग रहा है उसे ही हम लोग अंतराण्विक आकर्षण बल कहते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतराण्विक आकर्षण बल। पदार्थ के कणों के मध्य स्थित, पदार्थ के कणों के मध्य स्थित, ये देखिए मध्य स्थित बल अंतराण्विक आकर्षण बल कहलाएगा। इसके बीच में स्थित बल जो लग रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे, अंतराण्विक आकर्षण बल। अब हम लोग अंतराण्विक स्थान को देखते हैं। अंतराण्विक स्थान क्या हुआ, तो पदार्थ के कणों के, अभी लिख लेना, बंद कर दीजिए।
पदार्थ के कणों के मध्य स्थित स्थान जो होगा, पदार्थ के कणों के मध्य स्थित स्थान अंतराण्विक स्थान। अब ये तो इसके बीच में कुछ ना कुछ तो स्थान होगा, जब ये दोनों अलग अलग है तो कुछ ना कुछ तो स्थान होगा ना, उसी स्थान को हम लोग अंतराण्विक स्थान कहते हैं। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। और सारे पार्ट को देखेंगे तो आपको जितना पार्ट में बताऊंगा सारे में कंसेप्ट का क्लियर करूंगा, ठीक है। अब हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर को पढ़ने वाले हैं। आप देखिए, अगर मैं बात करूं तो पदार्थ को भौतिक आधार पे 5 भागों में बांटा गया है। बेसिकली हम लोग बचपन से 3 ही अवस्था को पढ़ते आ रहे थे, 3 ही पार्ट को, यानी कि 3 ही प्रकार को। लेकिन इस क्लास 9th और 10th के अंदर हम लोग 5 के पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें कि पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और 5वां बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। जिसमें कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता देते हैं। जिसमें इसमें सत्येंद्रनाथ बोस साहब और आइंस्टाइन ने थोड़ा बहुत इसमें कुछ आप लोगों को यानी कि 5वां अवस्था के बारे में बताया गया था, उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। तो आगे हम पढ़ेंगे उसको भी, फिलहाल आप लोग समझ लीजिए प्लाज्मा को भी पढ़ेंगे। तो हम लोग ठोस से पढ़ते हैं और उसके बारीकी से सारे कंसेप्ट को समझते हैं, और जितने भी कंसेप्ट होते हैं उसको आप लोग अपने कॉपी में भी नोट डाउन करते चलिएगा और लिख लीजिएगा। जब मैं बता दूंगा उसके बाद बताने के बाद 5 मिनट समय मिलेगा आप लोग को, उसको लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, तब आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अब आप सभी को मैं बता देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं भारती भवन के बुक से बताता हूँ, आप लोग सारे पॉइंट्स आपको भारती भवन की बुक में मिल जाएंगे। तो जो बच्चे अगर भारती भवन के बुक में ले लिए हैं तो उसको पढ़ लीजिए और उसको पॉइंट को क्या कीजिए, तो सारे पॉइंट को अपने कॉपी पे लिख लीजिए और एक नोटबुक बना लीजिए। तो चलिए हम समझते हैं पदार्थ के भौतिक गुणों पर आधारित वर्गीकरण, यानी कि भौतिक गुण के आधार पर से 5 भागों में बांटा गया, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब हम लोग सबसे पहले ठोस के गुण के बारे में जानते हैं। तो ठोस क्या होता है वो देखिए, ठोस की कोई भी ठोस पदार्थ है उसकी आकृति और आयतन निश्चित होती है। जैसे कि हम लोग ईंट का बात करें तो ईंट ना कुछ तो आकृति होती है, कुछ ना कुछ तो उसका आयतन होगा ना बाबू। तो यानी कि ठोस की आकृति और आयतन क्या होते हैं, तो निश्चित होते हैं। ठोस की आकृति आयतन निश्चित होते हैं। ठोस पदार्थ का घनत्व उच्च होता है। ठोस पदार्थ का घनत्व क्या होता है, उच्च होता है। और आप लोगों को बताया भी गया था घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। अब देखिए ठोस में अंतराण्वीय आकर्षण बहुत कम होता है, ठोस में अंतराण्विक स्थान बहुत कम होता है। कैसे कम होता है, क्योंकि ठोस के अणु जो होते हैं मेरे प्यारे, तो वो आपस में सटे सटे होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक होते हैं। तो जब वो नज़दीक होंगे तो उसका स्थान क्या होंगे, कम होंगे। उसी प्रकार से ठोस में अंतराण्विक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो जब वो आपस में सटे रहते हैं तो इसका मतलब उसके जगह पे बल भी ज़्यादा रहता है, इसी की वजह से वो सटे रहते हैं। अब ये भी समझ गया आप लोग। अब 5वां पॉइंट से समझिए, 5वां पॉइंट क्या कहा गया, ठोस पदार्थ के द्रवनांक और कथनांक प्रायः उच्च होते हैं। देखिए मेरे प्यारे, सो द्रवनांक क्या हुआ, जो वो गल के द्रव अवस्था में बदल जाए, गल के द्रव अवस्था में बदल जाए तो वो क्या हो गया, द्रवनांक हो गया। अगर कोई भी ठोस पदार्थ है बन के द्रव अवस्था में यानी कि गल के द्रव अवस्था में बदल जाए तो वो उसका द्रवनांक कहलाएगा। तो कोई भी ठोस पदार्थ अगर गलेगा तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो इसीलिए द्रवनांक और क्वथनांक यानी कि उबलना, वो जिस ताप पे उबलेगा तो वो ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ वो निम्न यानी कि कम ताप पे तो उबल नहीं सकता है, तो इसीलिए उसे उच्च ताप पे, तो इसीलिए ये उच्च होते हैं। इसके प्राय ताप जो होते हैं उच्च। ठोस पदार्थ के द्रवनांक और कथनांक प्राय क्या होते हैं, उच्च होते हैं। आगे हम लोग द्रव्यनांक और कथनांक को भी डिटेल में पढ़ेंगे और वहाँ पर भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए अब ठोस पदार्थ कठोर और दृढ़ होते हैं, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। जो ठोस पदार्थ को आप छूने पे आपको कठोर लगता होगा। ठोस पदार्थ असंपीडीय होते हैं, यानी कि इनकम्प्रेसेबल होता है। इनकम्प्रेसेबल में मतलब अगर कोई भी ठोस पदार्थ है, अगर आप लोग ये मान लीजिए ये ठोस है तो इसको अगर दबाने का आप लोग प्रयास कीजिएगा तो यही नहीं दब पाएगा, तो यही क्या होता है, तो असंपीडीय होता है। अब 8वां पॉइंट को समझिए, ठोस पदार्थ में बहाव की प्रकृति नहीं होती है। अगर मान लीजिए ईंट रख देते हैं और वहाँ से पानी अगर गुजर रहा होता है तो वो नहीं गुजरती है। क्यों नहीं गुजरती है, क्योंकि उसकी बहाव की प्रवृत्ति नहीं होती है ईंट में, इसीलिए, और वो ठोस है इसीलिए वो नहीं बहता है, वही लिखा गया यहाँ पे। अब 5 नंबर क्या गुण है, ठोस पदार्थ को गर्म या ठंडा करने पर इसका प्रसार या संकुचन बहुत ही कम होता है। आप ठोस पदार्थ जैसे लोहा को ही गर्म कीजिएगा ना तो गर्म करने पर वो तो पिघलेगा, लेकिन उसका प्रसार वो फैलेगा बहुत ही कम मात्रा में। उसी प्रकार से अगर आप लोग द्रव को गर्म कीजिए तो वो ज़्यादा फैलेगा, बर्फ को गर्म कर लीजिए ज़्यादा फैल जाएगा, द्रव को गर्म करने पर वो ज़्यादा फैलेगा। तो आशा है यहाँ तक नोट्स पॉइंट में आप लोग को जितने 9 नोट्स पॉइंट थे वो आपको समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन को समझने वाले हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है वो समझ लीजिए। देखिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ
कोई भी ठोस पदार्थ को अगर हम लोग गर्म करते हैं और वो गर्म करने पर द्रव अवस्था में ना जाए, सीधा गैस की अवस्था में परिणत हो जाए, कोई भी ठोस के पदार्थ ले लीजिए। अगर आप लोग कभी कभी पूजा में देखते होंगे जो कर्पूर क्या करते हैं, आरती के लिए हम लोग कर्पूर जलाते हैं, लेकिन कर्पूर को आप लोग देखिएगा कोई भी ठोस पदार्थ जैसे कि आप लोग जलाते हैं ना, तो वो पहले द्रव अवस्था में परिणत होता है और उसके बाद गैस में बदलता है। लेकिन अगर आप लोग कर्पूर जलाते होंगे तो कर्पूर जलाते टाइम आप लोग ध्यान से देखिएगा तो वो कर्पूर द्रव अवस्था में नहीं बदलता है, डायरेक्टली वो क्या होता है तो गैस की अवस्था में बदल जाता है। तो उसे ही हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस की अवस्था में बदल जाता है, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। देख सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में गए सीधे वाष्प यानी कि गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। अब कौन कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन है वो देख लीजिए। कर्पूर, अमोनियम क्लोराइड जिसे कि नौसादर के नाम से भी जान सकते हैं आप लोग, आयोडीन, नेफ्थलीन, शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ में ये कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, शुष्क बर्फ इत्यादि। ये सारे प्रश्न क्या होंगे, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे ऊर्ध्वपातन के एग्जांपल्स। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों जितना मैंने आप लोगों को बताया वो सारे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा और क्लियर हो गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आप लोग इसे घर पे 5 बार 6 बार पढ़ लीजिए, बिल्कुल याद हो जाएगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आज के पाठ में हम लोग इतना ही करने वाले। नेक्स्ट पार्ट में आगे के कंसेप्ट को समझेंगे, द्रव के गुण को समझेंगे और सारे जितने भी कंसेप्ट होंगे समझने का प्रयास करेंगे। और सारे पार्ट्स को देखिए जितना, अगर आप लोग को अपना केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर है, और सारे चैप्टर को भी मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से डिटेल में। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।